तो फिर वो बाद में देख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर दिया था वो कूलम्स लॉ के हवाले से था। ठीक है, कि कूलम्स लॉ जो है वो क्या होती है और किन फैक्टर्स के ऊपर कूलम्स लॉ जो है वो डिपेंड करती है। कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के दरमियान हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो मालूम करने में मदद देती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन जो दो चार्जेस के दरमियान होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स कहते हैं, या कूलम लॉ जो उसने बनाई थी फोर्स डिटरमाइन करने के लिए कूलम्स लॉ कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर जो था वो मेरा यही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये रिपल्जन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हमने डिस्कस किया था। ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर मैं जो चीज़ कवर कर रही हूँ वो ये पॉइंट कवर करना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेसिकली, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है Q1 Q2 चार्जेस होते हैं। तो हम तो ये बात पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ में कि जब भी किसी भी तरह की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कोई मास हो अप्लाई हम करें, तो उसके नतीजे में जो है वो ऑब्जेक्ट हरकत करना शुरू कर देता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है? फोर्स लगने के नतीजे में चार्ज का भी तो कोई ना कोई मास होता है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान तो क्या वो हरकत करते हैं? कोई मुझे बताए इसका जवाब कि कोई चार्जेस के दरमियान अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिपल्जन मौजूद है तो उसके नतीजे में क्या चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे, हरकत करेंगे? जी, किसी को कोई भी जो है वो जवाब मुझे दे सकता है। यस मलका, आपका माइक ओपन है। यस मिस करेगा वो। करेगा वो, ठीक है, शाबाश। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान तो एक दूसरे के करीब आएंगे ये। अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो है ना वो बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम चार्जेस को एक जगह रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चार्जेस जो है वो हरकत ना करें। ठीक है, तो हम जो है वो हरकत नहीं चाहते। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 1 का रिव्यू एक दूँ, उसमें मैंने एक केस डिस्कस किया था जो कि एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। और यहाँ पर तो खैर अभी वो मैंने नहीं ओपन की थी, लेकिन आप लोगों को यकीनन याद होगा उसमें मैंने एक केस डिस्कस किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मैं कोई स्फेरिकल बॉल ले लूँ और उसको मैं फिक्स नहीं रखूँ। एक तो ये केस डिस्कस किया था कि एक स्फेरिकल बॉल होती है, उसके वो इंसुलेटर के ऊपर माउंट होती है, फिक्स्ड होती है। और एक केस डिस्कस किया था कि एक स्फेरिकल बॉल है, वो जो है वो फिक्स नहीं है बल्कि हमने उसको थ्रेड के साथ में एक किसी भी जगह पर बांध दिया है, वो इजी टू मूव है, फ्री है। तो दो तरह के केसेस हमारे पास होते हैं। कहीं भी अगर चार्ज मौजूद हो तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं, और कहीं अगर आपके पास चार्जिंग मटेरियल है, चार्ज मटेरियल है, उसको आप फ्री टू मूव भी कर सकते हैं, कहीं आप सस्पेंड कर दें उसको। तो फिर हमने उस केस के अंदर ये देखा था कि जब एक एक्सटर्नल बॉडी जो है वो उसके करीब आई, चार्ज बॉडी, तो वो जो स्फीयर है वो न्यूट्रल था इनिशियली, लेकिन फिर वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के नतीजे में फिर दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हुई और वो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के करीब आ गई। तो करीब आने के बाद जो है वो क्या हुआ कि वो फिर आपस में जो है वो रिपेल करना शुरू हो गई। तो यानी कि होता ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से दो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो करीब भी आते हैं, दूर भी जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर और भी बता देती हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं हो। तो इस तरह का केस मैंने जो है वो डिस्कस किया था। ये एक बॉल ले ली थी मैंने, सस्पेंड कर दिया था उसको, ये न्यूट्रल थी इनिशियली।
और उसके बाद सेकंड में मैंने क्या किया, जब मैं एक रॉड लेकर आई जो कि चार्ज रॉड थी, प्लस चार्ज रॉड, तो फिर ये जो है वो क्या हो गई थी, ये चार्ज हो गई थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब पॉजिटिव चार्ज मैं इसमें से ख़त्म करना चाहती हूँ, तो फिर मैंने क्या किया था सेकंड केस के अंदर कि मैंने इसमें से एक और टच कर दिया था इसको, या फिर मैं इसको ग्राउंड भी कर सकती हूँ। ग्राउंड करने के नतीजे में चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ से ऊपर मूव करेंगे, और ये जो ओवरऑल बॉडी है ये मेरे पास अब चार्ज होके कैसी हो जाएगी, थर्ड केस के अंदर ये चार्ज हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से ग्राउंड रिमूव कर दिया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, अब ये फ्री टू मूव है, ये जो है वो फ्री टू मूव है। तो अब उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो चार्ज है, चार्ज रॉड जो कि प्लस चार्ज है, ये इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी, और ये जो है वो कहाँ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा। ठीक है। इसकी तरफ मूव करने से क्या होगा कि ये बस करता जाएगा, फिर आखिरकार ये इससे जाके टकरा जाएगा। इससे जाके टकराने के नतीजे में क्या होगा, लेट्स सपोज कि इसकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़े से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 10 चार्जेस हैं, इसके अंदर 4 चार्जेस हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो है माइनस चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से चार्जेस के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल होने के नतीजे में अब हमारे पास सॉरी, ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, वो तो 10 चार्ज है ना, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, इसको मैं रब कर दूँ। ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो थोड़े से रह गए, लेट्स सपोज यहाँ पर सिर्फ +6 चार्ज रह गए जब इसने टच किया इसके साथ में। ये वाली सिचुएशन बिल्कुल ये वाली हो गई जब ये इनिशियली न्यूट्रल था और ये चार्ज था। ठीक है, बेशक यहाँ पर अभी 10 प्लस 11 चार्जेस थे, लेकिन अब यहाँ पर +6 चार्जेस बचे हैं, लेकिन ये वही वाली सिचुएशन हो गई जो कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब उसके बाद टच करने के नतीजे में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टचिंग हो रही है तो चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होंगे। चार्जेस जब ट्रांसफर होंगे, होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। अब ये पहले नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज था, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ, और न्यूट्रल होने के बाद क्या हुआ कि और मजीद, चूंकि इसमें अभी पॉजिटिव चार्जेस बाकी हैं, तो और मजीद इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर चार्ज लेट सपोज और ख़त्म होके +2 रह गए, लेकिन ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था, फिर इसके अंदर से मजीद इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते रहेंगे, ये प्लस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खिंचते रहेंगे इसकी तरफ। तो जब ये न्यूट्रल होने के बाद मजीद जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये प्लस चार्ज बन जाएगा। ये अभी भी जो है वो प्लस है, क्योंकि इसके अंदर +2 चार्जेस मौजूद हैं, ये भी प्लस हो जाएगा। और फिर जब ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो फिर अब इन दोनों के दरमियान जो है वो रिपल्जन जो है वो शुरू हो जाएगी, और फिर थर्ड स्टेट ऐसी आएगी कि ये जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल बता रही हूँ, वो यही मैं एग्जांपल बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिकली जो है ना वो हमारे पास ऐसा हमेशा नहीं होता कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में रखे हों। एक एग्जांपल हमने देखी थी, एक स्फेरिकल स्फीयर था और वो इंसुलेटिंग कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ था और वो एक जगह फिक्स था। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, चार्जेस जो हैं, जो भी चार्ज कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को, वो फ्री टू मूव भी होते हैं, और जब फ्री टू मूव होते हैं तो वो हरकत कर सकते हैं। ठीक है, वो हरकत किसी भी तरह की कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमें पता है कि वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट भी कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो अट्रैक्ट करेगा पहले, ये दो, ये अट्रैक्ट करेगा पहले और फिर ये रिपेल करेगा, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस तरह का सेटअप आपने लगाया हुआ है। तो इस चीज़ के अंदर मैंने यही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने पता कर ली लास्ट लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है और किस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं, और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली दो चार्जेस के दरमियान फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में वो रुके हुए नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती, बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमें चार्जेस भी चाहिए होते हैं, एक जगह चार्जेस भी हमें जमा करने होते हैं, और हमें हरकत भी नहीं चाहिए होती।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेट सपोज दो Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, ये दोनों जो है वो क्या है, फिक्स्ड हैं। और एक थर्ड चार्ज मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ विच इज़ Q3। ये Q3 चार्ज है, ठीक है। तो ये Q3 चार्ज मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं इसको ऐसी जगह रखूँ जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो क्या हो, ज़ीरो। तो ये F3 के ऊपर फोर्स जो लग रही है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और F3 के ऊपर टोटल फोर्स किसकी वजह से लग रही है, 1 की वजह से भी लग रही है, 2 की वजह से भी लग रही है। तो टोटल फोर्स जो है वो मेरे पास ज़ीरो हो जाए, ठीक है। ये टोटल फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि ना तो X डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे और ना ही Y डायरेक्शन में, ना ही Z डायरेक्शन में, इफ देयर इज एनी कंपोनेंट इन Z डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स, ये जो पॉइंट होता है जिस जगह पे नेट फोर्स हमारी ज़ीरो हो जाती है, इस पॉइंट को जो है वो हम नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है D पॉइंट, इस यहाँ पे मैं अगर रख रही हूँ चार्ज को, थर्ड चार्ज को, और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये वाला पॉइंट जो है ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर इसको मैं नल पॉइंट भी कह सकती हूँ। ये मैंने लेक्चर में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बताया है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं इसको और नल पॉइंट भी कहते हैं। तो आपसे जो है वो इस तरह से करके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि नल पॉइंट बताइए भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि वो क्या सिचुएशन जो है डिस्कस की जा रही है। और हम जो है वो किसी जगह पर चार्ज के ऊपर समेशन ऑफ एफ जो है वो ज़ीरो जा रहे हैं, उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। तो ये दो तीन न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए थे। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर से करना है तो ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की है। प्रॉब्लम के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे ये आपकी बुक की प्रॉब्लम है हेलिडे एंड रेसनिक की। इसमें Q1 और Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं और इनका चार्ज भी हमें पता है, ये प्लस है और ये माइनस 4Q है। यहाँ पर मैं थर्ड चार्ज लेकर आई हूँ, ठीक है। और फिर उसके अंदर से ये हमसे कह रहे हैं कि हम इसको कहाँ रखें, ठीक है। Q3 को हम कहाँ रखें कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में आ जाए, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो कोई हरकत ना कर पाए। अच्छा, यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वो फिक्स है, इसको हमने किसी तरह से फिक्स कर दिया है या इंसुलेटर के ऊपर रख दिया है। और Q3 जो है वो फ्री टू मूव है, ठीक है। तो हम जो है वो Q1 मालूम करना चाहते हैं, Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2। तो ये हमें अभी मालूम नहीं है, ओके, यहाँ से हम मालूम करेंगे। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि अच्छा समेशन ऑफ थ्री के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो लग रही है क्योंकि Q3 जो है उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमने F31 की इक्वेशन लिखी। K तो कांस्टेंट है, चार्ज Q3 आएगा, Q1 आएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आएगा जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है Q1 और Q3 के दरमियान है 2D। और इसी तरीके से F32 का भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। और जब हम इसको मज़ीद जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर मैं इसको इस डिस्टेंस D पे ही रखना चाहती हूँ चार्ज Q3 को, तो Q1 और Q2 के दरमियान मुझे क्या रिलेशनशिप रखनी है, यहाँ पे Q1 को मैं क्या रखूँ और Q2 को मैं क्या रखूँ। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा भाई, चार्ज जो Q1 है, Q2 चार्ज उसका 4 गुना होना चाहिए। और अगर मैंने Q1 को जो है वो प्लस रखा है तो Q2 माइनस होना चाहिए। अगर Q1 मैंने माइनस रखा है तो Q2 जो है वो मेरा प्लस होना चाहिए। और जबकि Q3 की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर Q3 आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं, Q3 आप नेगेटिव भी रख सकते हैं, जो भी आप रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो हमें बाज़ दफ़ा इस तरह से सेटअप करना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कोई सवाल अगर नहीं पूछना फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रही हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही प्रॉब्लम है जो कि अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी है। तो अब मैं क्वेश्चन करूँगी बेटा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको कि टू चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड हुए हैं, ठीक है, और उनके दरमियान 61.8 सेंटीमीटर का फासला है। ये स्लाइड असल में गलत बन गई थी, ये 61.8 नहीं है, बल्कि ये है, यहाँ से मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये है 16.8 सेंटीमीटर। तो ये जो है 0.168 मीटर्स हो जाए। तो अब यहाँ पर जो है कोई एक बच्चा जिसको भी स्क्रीन नज़र आ रही हो, लेट्स माहम, आप मुझे बताइए अपना माइक अनम्यूट करके कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर। जी माहम। बस आप ही समझा दें। क्यों बेटा, बिल्कुल सेम एज इट बस इज आपकी आवाज़ प्रॉब्लम है, स्लो आ रही है। वही प्रॉब्लम है एज इट इज। बस आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, किसी और को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मोइज, आप बता दीजिए। यस मोइज। मोइज, आपसे कह रही हूँ मैं बेटा, ये जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है प्रॉब्लम, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई भी क्लास का स्टूडेंट, शाबाश, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम है उसी तरह की जिस तरह से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टू फ्री पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस 4Q। अब हमें चार्जेस मालूम है, सॉरी ये आगे आ गई है स्लाइड, यहाँ पर थे हम लोग। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, यहाँ पे अब हमें इनके दरमियान रिलेशनशिप पता है कि ये प्लस चार्ज है ये Q1, दूसरा जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.168 मीटर्स है। अब सेम वही प्रॉब्लम है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आप Q3 जो है वो रख रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो आप उसकी लोकेशन बताइए कि किस जगह पर आप उसको रखना चाहते हैं। तो सेम वही कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसकी जो लोकेशन हमने सपोज की थी माइनस, यहाँ से माइनस चार्ज से Q3 तक, यानी Q2 चार्ज से Q3 तक वो डी थी, लेकिन जब हमने लोकेशन जो है वो डिटरमाइन की तो वो तकरीबन आ रही है -0.38। ठीक है, माइनस का मतलब ये है कि जो साइन हमने सपोज किया है वो हमारे हिसाब से वो सही नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल उसकी लोकेशन है वो माइनस में है। तो माइनस का मतलब मैंने इसमें लेक्चर में आप लोगों को बता भी दिया था कि माइनस का मतलब क्या होता है, कि अगर मेरे पास ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, यहाँ से मैं डी सपोज कर रही थी कि ये मेरा डी है, तो इसका मतलब है कि डी जो है वो नहीं है जो मैंने सपोज किया है, बल्कि डी इस तरफ जाएगा, मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। उल्टी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा? उल्टी डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा -0.38 मीटर्स डिस्टेंस, और ये मेरी जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो Q3 की होगी। और Q1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मालूम है कि Q1 जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, 0.168 मीटर्स के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई Q1 तो इतने फासले पे था, इस Q2 से लेके यहाँ तक का जो मैंने डिस्टेंस निकाला है वो कितना निकाला है, 0.38। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.38 माइनस 0.16 इज इक्वल टू वॉट, कितना आ रहा है ये? कैलकुलेटर है किसी के पास? तो कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 0.38 माइनस 0.168,
ये आ रहा है 0.212, ठीक है, 0.212 मीटर। तो पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हम चार्जेस भी मालूम कर सकते हैं। पिछली प्रॉब्लम में हमें जो चीज़ मालूम थी वो ये मालूम थी कि कि हमें ये पता था कि भाई हमें डी पोजीशन पे ही चार्ज को रखना है। पोजीशन हमें पता थी, हमने फिक्स कर दी थी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम यही चार्ज रखना चाहते हैं और हम इक्विलिब्रियम चाहते हैं। Q3 यहाँ पर रख के हम इक्विलिब्रियम चाहते हैं। तो उस वक्त Q1 और Q2 के दरमियान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की और वही समेशन ऑफ F3 इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया हमने, ये देखें। और हमने कंडीशन मालूम कर ली कि अच्छा अगर आप डी पोजीशन पे ही रखना चाहते हैं तो आपको इस मैग्नीट्यूड का चार्ज रखना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसमें फ़र्क ये कि हमें जो है ना अब Q1 और Q2 मालूम है। तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि अच्छा भाई Q1 और मैम आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम आवाज। Q1 और Q2 जो है वो गिवन है। तो Q1 और Q2 जब गिवन है तो आप उसको किस पोजीशन के ऊपर रखेंगे, डी पोजीशन के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर रखेंगे कि आपको नल पॉइंट मिल जाए, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए उस पॉइंट के ऊपर। तो ये जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की तो हमें डी पोजीशन पता चल गई कि हम उसको डी पोजीशन के ऊपर जब रखेंगे तो वहाँ पर नेट फोर्स जो है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। ठीक है। तो अब उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मेरी ये आ गई है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है जिस तरह से दोनों किए हुए थे। यहाँ पे जो है वो मुझे पता है कि एक प्लस चार्ज Q है, एक प्लस 4Q है। और अब थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है। उसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो इंटायर सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इंटायर सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो हम समेशन ऑफ F1 भी लगा सकते हैं, समेशन ऑफ F2 भी लगा सकते हैं, समेशन ऑफ F3 भी लगा सकते हैं। तो उस वक्त जो है हमने यहाँ पर समेशन ऑफ F2 की कंडीशन अप्लाई की। और समेशन ऑफ F2 की कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो चार्ज Q3 था वो हमें पता चल गया कि Q3 जो चार्ज है वो अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर से देख लीजिएगा। ठीक है। अभी जो है वो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ और मैं अटेंडेंस जो है वो कॉल कर रही हूँ। यहीं तक पढ़ाया था मैंने।